नमस्ते, मेरा नाम संकित कुमार है और आप इस वीडियो में यही देखिएगा कि मैंने ये 1799 की जो मुख्य परीक्षा थी, इसमें मैं अपने आप को एग्ज़ाम हॉल में कैसे दिया। मैं अपना जो भी ईमानदारी पूर्वक मैंने जो प्रश्न उत्तर मारे हैं, मैं वही बताऊँगा और उसमें क्या सही है, क्या गलत है, ये बात की बातें हैं। मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, अभी सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया था ना, इसी की वजह से। खैर छोड़िए, वो मेरी निजी बातें हैं, आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर, तो ये बहुत साधारण स्तर का प्रश्न था, इसको मैं बहुत ईजी मानता हूँ। ये ईजी ग्रेड का क्वेश्चन था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, और ये पहली स्वास्थ्य मंत्री जो थी राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगी, और ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो हो जाएंगे, संस्थापक जो हो जाएंगे, ये नहीं होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में, ये सेवा या फिर राम ऐसे करके कुछ है, ऐसे करके कुछ दूसरा नाम है, ऐसे करके ये नहीं है। 1925 कानपुर में हुआ था। ये जो है ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना किए थे ये 1931 या 34 में। ऐसे एक वो कांग्रेस सोशलिस्ट और एक वो बिहार सोशलिस्ट था, तो 1931 में ये किए थे। आगे चलते हैं, तो ये उसके उत्तर नहीं है। अगला ये जो है धन विधेयक के बारे में, तो इसको मैं इजी क्वेश्चन के ग्रेड में रखूँगा, लेकिन ये अटेम्प्टिंग जो है वो थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा, केयरफुल, ठीक है ना। कैसे करना पड़ेगा, पहले बात देखिए, आपने स्टेटमेंट इसमें देखा कि ये 14 दिन के लिए राज्यसभा में जो होता है रोका जा सकता है। ये स्टेटमेंट केवल एक सही है, सी। पहली बात सी, तो सी वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, सी वाला, यानी कि ये क्वेश्चन जो हो जाएगा ये गलत है। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा गलत। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि इसमें संयुक्त बैठक के प्रावधान है। संयुक्त बैठक के प्रावधान जो होती है संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए नहीं होती है। ये इसमें डी नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। तो इसमें डी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें बी है, इसमें बी है, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि सी बी और सी बी तो कॉमन हो गया है। अब बात यहाँ ये है कि ई बड़ा होगा या ए, तो ई और ए को चेक करेंगे, ई और ए को चेक करेंगे। तो ई देखिए, लोकसभा में इसकी हार से सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर लोकसभा में अगर कोई भी विधेयक यदि कोई मंत्री पेश कर रहा है और वो पारित नहीं हुआ, तो यह उनकी अल्पमतता को दिखाता है कि अल्पमत हैं ये। जबकि लोकसभा में कैसी सरकार चाहिए, बहुमत वाली चाहिए। लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। तो जब ये पारित नहीं हुआ और अल्पमत सिद्ध हो गया, तो सरकार को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो यानी कि यह ई जो है यह सही कथन है, तो हमारा ऑप्शन ए जाएगा। अब बात यहाँ पर मैं एक करता हूँ कि ये सब ठीक था, यहाँ तक इस तरीके से पहुँच गए लोग, लेकिन जब आप बात यहाँ पर देखिएगा कि ऐसे नहीं जाइएगा और चयन करने में जाइएगा बी की तरफ, तो बी को पढ़िए, इसको हाँ और ना में कैसे कन्फ्यूजन हुआ है वो बता रहा हूँ। राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाता है। हाँ, राष्ट्रपति पूर्वानुमति देंगे, उसके बाद इसको पेश किया जाएगा, ठीक है। और यह पूर्वानुमति से आता है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको पारित होने के बाद फिर आगे का प्रावधान नहीं, इसको राज्यसभा में भेजने से पहले स्पीकर का प्रमाणन सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्यसभा में भेजे जाने से पहले लोकसभा स्पीकर लिखना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है ना। लोकसभा स्पीकर लिखते तब ज़्यादा सही रहता, वरना यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस आया था। बाकी सही है, ये क्वेश्चन भी इजी था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि संघीय विशेषता कौन नहीं है भैया, भारतीय संविधान की प्रॉपर्टीज में संघीय। अब कहने का मतलब है, संघीय का मतलब होता है केंद्र और राज्य, ये दोनों बातें, केंद्र और राज्य दोनों होना चाहिए। अब केंद्र और राज्य दोनों की बात होनी चाहिए, तो शब्द आना चाहिए दो, या शब्द आना चाहिए मजबूत। कमजोर शब्द तो आ ही नहीं सकता है, दो लोग हैं तो क्या है, मजबूत है। एक कभी नहीं आना चाहिए, दो आना चाहिए, मजबूत आना चाहिए, एक नहीं आना चाहिए और कमजोर नहीं आना चाहिए। ऐसा वर्ड आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, दोहरी, दो आया वर्ड, तो हाँ ये है। सर्वोच्चता यानी मजबूती को दिखा रहा है, बढ़ियापन को दिखा रहा है। हाँ, एक ही न्यायपालिकता, एक वर्ड नहीं आना चाहिए, एकल नहीं आना चाहिए। शक्तियों का विभाजन, जब कोई चीज़ विभाजित होगा तो कितना हो जाएगा, एक से दो, दो से चार, दो से अधिक, यानी विभाजन एक अच्छी चीज़ दिखा रहा है, बढ़ा रहा है ना।
द्विसदनीय दो आगे। अब एक 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 वाले को हटा दीजिए। जैसे में इसमें एक और हटता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कभी आएगा, ठीक है, नागरिकता, ठीक है। इसमें एक और बात रहता है, दो दो चीज़ बता रहा हूँ। पहला है कि एक आपातकाल जो है, आपातकाल यह भी एकात्मक का पहचान है। और दूसरा है कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति केंद्र कर देता है राज्य में, वो भी तो उनका एकात्मक शासन ऐसा है। एक और चीज़ है कि जो ये अखिल भारतीय सेवा वाले जो होते हैं आईएएस आईपीएस, इन पर नियंत्रण जो होता है ये केंद्र का होता है और ये राज्यों में नियुक्ति पाते हैं, तो ये भी एकात्मक को दिखाता है। खैर छोड़िए, ये विशेष ज्ञान तो हम लोग फिर कभी आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि ई और बी नहीं होना चाहिए। तो ई और बी नहीं होना चाहिए, ई और बी नहीं होना चाहिए। तो हो गया आंसर आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि राज्यपाल के पास इनमें से कौन सी विवेकाधीन शक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो राज्यपाल आगे पहला देखिए कि अनुच्छेद 201 को पढ़ते हैं जब हम लोग, तो ये है, ये बात कहा गया है, यानी ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। ये दो स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब देखिए कि ए है, बी है और डी है। ए बी डी, ए बी डी कॉमन है। क्या अंतर कर रहा है, इधर ई है इधर सी है। अब ई दो स्टेटमेंट खाली हम पढ़ेंगे कि ई और सी। तो कह रहा है कि अनुसूची 4 के तहत शक्ति, अनुसूची 4 में क्या है भाई, अनुसूची 4 में है कि राज्यसभा सदस्यों को जो होता है वेतन वगैरह, ये सब जितने भी वेतन वगैरह बांटा जाता है, ये राज्यसभा सदस्यों का जो आवंटन होता है वो यही है। मतलब राज्यसभा सदस्यों के सीटों का आवंटन जो होता है, माफ़ करिएगा, जो वेतन मैंने बोला है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो अनुसूची 2 की बात मैंने बोल दी है, ठीक है ना। अनुसूची 2 की बात है, 3 में शपथ है, और ये जो 4 में है राज्यसभा सदस्यों का सीटों का आवंटन है। तो इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है, कुछ भूमिका नहीं, यानी कि 3 को हम लोग काट देंगे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। आगे ये तो जानबे करते हैं कि 78 के तहत क्या होता है कि मंत्रिपरिषद और जो राष्ट्रपति है इसके बीच में सेतु बंधन का काम करता है कौन, तो प्रधानमंत्री काम करता है। क्या करता है कि मंत्रिपरिषद की सारी कामों की जो एथी होती है, सूचनाएं होती है, वो राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही भारत सरकार सारे कामों को करती है। आगे चलते हैं। इसमें नोवा मुंडी और गुवा, यही मेरे को याद था, तो मैंने ये झारखंड पकड़कर ये 4 का 1 जो है इसको कनेक्ट किया और इसके बाद इसको मैंने लगा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चीज़ देखिएगा, कभी कॉमन एलिमिनेशन भी करिएगा। अगर कोई प्रश्न मेरे को नहीं आएगा तो मैं कॉमन एलिमिनेशन करने की कोशिश करूंगा और वहाँ पर बताऊंगा कि कॉमन एलिमिनेशन क्या होता है। जब इस बात के लिए आते हैं तो देखिएगा, फसल में चावल और गेहूं का न्यूमेरिकल डिजिट वाला ज़रूर याद रखिए। चावल और गेहूं, इसको क्या होता है कि इसको चाहिए 125 सेंटीमीटर प्रति वर्षा, यानी कि आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 100 प्लस चाहिए। लिखता है क्या क्वेश्चन में, मतलब कि जब आप किताब पढ़िएगा तो लिखेगा कि 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक लिखता है। और इसको क्या लिखता है, इसको लिखता है 50 से लेके 75 लिखता है। इसको लिखता है 25 सेंटीमीटर से अधिक, और इसको क्या लिखता है 10 से लेके 15 लिखता है। जब हम ऐड करेंगे तो 25 प्राप्त हुआ, जब हम ऐड करेंगे तो 125 प्राप्त हुआ, तो हम इसी को 100 से अधिक क्यों नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए मेरा उत्तर ये नहीं हो सकता है यहाँ पर कि 125 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए। जब क्वेश्चन में आएगा कि 100 से अधिक चाहिए तो हम मार देंगे, हाँ। और इसको 50 से 75, इसको 10 से 15 सेल्सियस तापमान चाहिए, और इसको 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। तो न्यूमेरिकल डिजिट जो होता है ये दोनों फसल का याद करना होता है। इसमें एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर जो है ये वाला कथन 3 सही है, 3 सही है, 3 सही है। अब बात आ गया कि दूसरा चेक करना, यानी कि पहला तो मेरा सीधे गलत हो गया। अगर मेरे को थोड़ी सी जानकारी है तो मेरा पहला सीधे गलत हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर है ये कि इसको दूसरा को चेक करना है कि दूसरा सही है कि गलत है। आप अपने तरफ गेहूं कटते समय देखे हैं, जो किसान परिवार से हैं, देखे हैं कितना तेज धूप रहता है। तो तेज धूप कब रहता है, पकते समय न तेज धूप रहता है। और उगते समय आप देखे होंगे कि रबी के फसल को जब रोपते हैं हम लोग तो ठंडा का मौसम रहता है, एकदम ठंडा का मौसम रहता है ना, है कुहासा का मौसम रहता है, हाँ। तो उगते समय जब ये उगता है पृथ्वी से तो उस समय ठंडा मौसम, और जब पकता है तो उस समय क्या, तेज धूप। तो उल्टा बात लिखा हुआ था, तो ये भी कथन क्या हो गया, गलत, यानी ओनली 3 इसका आंसर गया है तीसरा का। आगे चलते हैं। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। अरुणाचल प्रदेश से उद्गमित होती है, नहीं। ये कहाँ से, ये तो भैया मानसरोवर से ना, राकसताल की कोची कोची हो, नीचे मानू यूडुंग से होता है,
वगैरह सांगपो नदी कहल जाता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहल जाता है, फिर असम में इसको भैया ब्रह्मपुत्र कहल जाता है, फिर इसको कुछ बोला जाता है, बांग्लादेश में शायद जमुना कहल जाता है। तो ये सब तो नाम अलग अलग परिवर्तित होती है, तो ये कथन जो होगा सीधे इसका गलत है, बाकी ये सही है। सिंधु 2880 और ये 2900 होता है। नामचा बरवा से ये प्रवेश करता है भारत में। दिहांग लोहित इसकी सहायक नदियाँ। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। इसमें आप देखिएगा तो अत्यधिक सूखा, गंभीर सूखा और मंद सूखाग्रस्त और सूखा मुक्त। सूखा मुक्त एक पॉजिटिव व्यू दे रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होती होगी, वर्षा जेन्युइनली अच्छी होती होगी। अब देखिएगा कोयम्बूर पठार, ये हमको नहीं पता है। महाराष्ट्र का पूर्वी तट, ये भी विशेष नहीं जानते हैं। अरावली के पश्चिमी क्षेत्र को ही थार कहते हैं। और पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो मैदान है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी तट कहते हैं, ठीक है। और पूरब में जो मैदान है इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो ई वाला सूखा रहता है, ई वाला भरल रहता है। तो यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा दिख रहा है जिसमें क्या होती है, वर्षा होती है। तो सूखा मुक्त यानी 4 के ए ख़त्म कर दिए। लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है कि अरावली की पश्चिम क्षेत्र में जो थार होती है, थार जो होता है बहुत बड़ा क्षेत्र में, अत्यधिक सूखा का मतलब क्या हो गया, ये एरिया को डिफाइन कर रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ा क्षेत्र में सूखा है। उसको क्या कह दिए हम लोग कि अत्यधिक सूखा। गंभीर सूखा मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक एरिया में होना और अत्यधिक मात्रा में होना में अंतर है। समझ में आई बात। सूखा एकदम बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, तो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, अरावली के पश्चिमी तट में। देखिएगा सी के वन मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो गया। आगे अगला है कि दिल्ली में जल प्रदूषण के स्तर को, तो छात्र का एक समूह जब दिल्ली में जल प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए गया तो वो दिल्ली के जल यूनिट से मांगेगा ना डाटा, क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरे भारत को मापता है, लेकिन ये हर क्षेत्रीय से डाटा मांगता है। तो दिल्ली में आप लोग गए हैं तो दिल्ली वाला देगा, बिहार में आप लोग गए होते तो पटना वाला देता। तो लीजिए दिल्ली, है कि नहीं। आगे चलिए। भारत में न्यायिक सक्रियता, ऐसे तो 1947 में आर्थर हॉल सिंगर अमेरिका में ये चीज़ किए थे, लेकिन भारत में जो हो जाएगा पीएन भगवती हो जाएंगे और कृष्णा अय्यर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों होते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसको तो इजी ही आप कहिए, ठीक है। इसको ए और बी में कहेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। अगला कह रहा था कि इसमें जो हो जाएगा ये याद करना है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए जो एक्ट आया था वो 2002 में आया था। इसको 22 मई को कहते हैं। इसको जो हो जाएगा भैया, अगर दुनिया में कहेगा तो 1999 में आया था। अगर वर्ल्ड में कहेगा तो, भारत में कहेगा तो 2002 में आया था। जैव विविधता वर्ष 2010 को कहा जाता है। जैव विविधता दिवस कहेगा तो 22 मई, जैव विविधता वर्ष कहेगा तो 2010 को कहते हैं। तो आंसर हो गया। आगे इसमें से कहा हमको कि कौन सा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है, तो हम इसमें ये चीज़ देखें कि जो मेरे को भैया जानकारी ले रहे हैं, मतलब हमको जो पता है, पावर पॉइंट जानते हैं, एमएस एक्सेल वगैरह, ये सब जब बेसिक आप लोग करिएगा कंप्यूटर वगैरह, स्कूल में करते थे हम लोग, तो वहाँ पता था कि पावर पॉइंट क्या है। इम्प्रेस, क्रिस्प्रेड, कीनोट वगैरह नहीं जानते थे, तो जो जान रहे थे उसको हम मारे हैं। अब गलत है सही है वो बात की बात है। ये अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ये दो चीज़ जो है हमको कंफ्यूज कर दिया। इसका 23 अगस्त होता है, इसका 23 सितंबर होता है। अब हम कनेक्ट करिए नहीं पा रहे थे कि कौन होगा, तो इसकी वजह से हम क्या कर दिए, इसको 23 अगस्त की जगह 23 सितंबर मारे हैं। ये मेरा क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से गलत है और बहुत आसान है, ये हम जानते हैं। आगे चलते हैं। जब हमको 4 अजनबी वालों नाम मिलते हैं तो उसमें से हम देखते हैं कि किस नाम को लिखने का अथक प्रयास बेचारा किया है। कोई और लिख के काम नहीं चला सकता था बेचारा, लेकिन लिखना जरूरी था क्योंकि वही आंसर था। अगर हम कोई एक नाम लिखकर उसके कॉमा के बीच में बताते हैं कि भैया इसी को ये कहते हैं जी, इसी को राष्ट्रकवि कहते हैं, अगर हम कोई क्वेश्चन लिख कर उसके बगल में उसका इंग्लिश लिखे और कहें कि यही जी से इसी का इंग्लिश होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूजन की वजह से वो दूसरा वगैरह मारिएगा। देखिए हम आपको सिंप्लीफाई, इतना काहे सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप हमको समझने के लिए।
दूसरा चीज़ है कि अगर सारे ऑप्शन को एक एक वर्ड में लिख कर और एक ऑप्शन को आप 6-7 वर्ड में लिख रहे हैं तो काहे नहीं आप एक वाव ऑप्शन झूठा वाला डाल के एक वर्ड में लिख सकते थे। आप काहे इतना लंबा लिख रहे हैं? इसका मतलब है कि आपने जिसको कॉमा में अलग किया है वो जो हो जाएगा आंसर है। आपने एक अलग विशेष नाम को लिखने का प्रयास किया है वो हो जाएगा। आपने हिंदी के बगल में इंग्लिश लिखने का कोशिश किया है वो आंसर हो जाएगा। अगर एक वर्ड का सारा है और उसको में एक ऑप्शन अगर लंबा लिखे हैं तो वो आंसर हो जाएगा। तो ये सब तो मारने का तरीका है ना। और कॉमन एलिमिनेशन एक वो आ जाता है, कॉमन एलिमिनेशन बताएंगे, जहाँ से मेरा प्रश्न नहीं बना होगा वहाँ लगाया होगा कॉमन एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखें अंधन कृष्णा श्रीनिवास रामास्वामी मुखोपाध्याय मेरे को ठीक लग रहे हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि यही आंसर भी होगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने केवल अजीब नाम देखकर इसको मारा है। आगे इसमें तो ऐसी 4 ऑप्शन देखकर फणीश्वर नाथ रेणु को क्यों इम्फेज कर रहे हो भैया, काहे कर रहे हो? हमको नहीं ज़रूरत है। फणीश्वर नाथ रेणु उसका उनका पूरा नाम हो सकता है। रामधारी सिंह दिनकर, जैसे इनको दिनकर कहा जाता है तो ये भी पूरा नाम हो सकता है। लेकिन अगर आपको इम्फेज कर रहा है पोस्ट में देकर, चाहे कुछ चीज़ें बता रहा है, तो आप मारिए। आगे ये फायरवॉल के बारे में आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो कहा फायरवॉल को एक कंप्यूटर पर रखा जाता है। कंप्यूटर पर रखा जाता है तो इसका मतलब ये हार्डवेयर है, और नहीं रखा जाता है तो ये सॉफ्टवेयर है। ये प्रश्न, ये पहला लाइन केवल इसी नॉलेज को चेक कर रहा था कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में, कि हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। अगर हार्डवेयर है तो रखा जाएगा, सॉफ्टवेयर है तो थोड़ी रखा जाएगा। और फायरवॉल का 2 प्रॉपर्टीज मेरे को पता था। पहला बात है कि जो लैन से वैन में कनेक्शन देना जाता है तो इसको फायरवॉल के थ्रू डाला जाता है। और ये फायरवॉल जो होता है, जो मालवेयर होते हैं, मालवेयर कहने का मतलब है कि वो अशुद्धि जो कंप्यूटर की क्षमता को कम करते हैं, जैसे में वायरस हो गया, वर्म्स हो गया, रेयरवेयर हो गया, ये सब जो होते हैं ये सब अशुद्धि है। तो मालवेयर से प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटेक्शन नहीं करेगा तो ये जो छोटी इकाई पर हैं अशुद्धियाँ, ये जो हो जाएंगे बड़े स्तर पर चले जाएंगे। क्योंकि ये छोटे स्तर पर, अगर लैन का मतलब हो गया कि 3-4 कंप्यूटर, और वैन का मतलब हो गया कि भैया 1700-1800 कंप्यूटर, तो वहाँ पर ये अशुद्धि व्यापक ना हो जाए, इसलिए हम लोग फायरवॉल के थ्रू कनेक्शन देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, फायरवॉल एक दुराव के रूप में काम करता है, जो वर्म्स से क्या करता है कि सुरक्षा करता है। तो पहला बात जो है ये गलत हो जाएगा, दूसरा बात सही हो जाएगा। मैंने ऐसा सोचा, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर का ये प्रोग्राम है, नॉट की रखा जाता है कंप्यूटर पर, ये कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन देता है बाय ये प्रोग्राम, समझे? आगे तो मैंने ये इसका केवल 2 मारा। उधवा झील झारखंड की पहली रामसर है, तो ये झारखंड मारने में कोई दिक्कत नहीं थी। आगे माउंट किनाबुल, जब आप घटना चक्र पढ़िएगा तो उसमें आप अगर ज्वालामुखी वगैरह की तरफ में जाइएगा तो आप मलेशिया के बारे में सुनिएगा कि मलेशिया में है। और वैसे तो ये करेंट फेज का क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई करना ही नहीं है। आगे अगला है 2024 में किस महान गायक के लिए, तो मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ था मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के बीच में, और फिर मैंने क्या किया, एट द एंड किशोर कुमार मारा, थोड़ा सा सोच के। लेकिन अब इसका उत्तर क्या होगा मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अगला है सक्रिय चारकोल। सक्रिय चारकोल कहने का मतलब है कि दवा लेने की 3 विधि, या तो आप मुंह में खाइए, या तो आप इंजेक्शन लीजिए, या तो आप उसको लगा लीजिए जहाँ पड़ी है, कटल है, छड़ल है वगैरह। तो ये मलहम का करते हैं हम लोग, इंजेक्शन हम लिक्विड का लेते हैं, और मुंह में हम जो खाते हैं वो सॉलिड को लेते हैं। मुंह से हम लिक्विड भी खा सकते हैं जैसे सिरप उरप, लेकिन टैबलेट जो होता है, टैबलेट आप क्या कर सकते हैं, उसको मुख से खाइएगा, ये इंजेक्शन से लीजिएगा, या मलहम के रूप में लगाइएगा। तो मुख से खाइएगा। तो सक्रिय चारकोल एज अ टैबलेट था तो इसको मुख से खाना था। लेकिन हम सोचे ना कि सक्रिय चारकोलवा नहीं होता है फेस वॉशवा लगाने के लिए मुँहवा में, तो वो वाला। लेकिन हम यहाँ क्लिनिकल अगर सेटिंग पढ़े होते हैं तब हम ये चीज़ को समझते हैं कि चारकोल की गोलियाँ जो होती हैं वो खिलाने के लिए होती हैं। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन हम सोचे कि फेस वॉश वगैरह में लगाते हैं तो वो तो स्थानीय प्रयोग हो जाएगा, तो हम मार दिए हैं ये यहाँ पर ये डी। लेकिन जबकि होना चाहिए था कि टैबलेट का ये, हम बाद में बहुत अफसोस किए हैं। मेरे को नहीं पता है कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि हम ऐसे सोचकर हमें चलना होता है आगे। तो मेरा डी इसमें है, जो कि अभी संभावित प्रश्नों से शायद गलत है। आगे अगला इसमें बस यही देखना है कि त्रिबंध कौन है, तो त्रिबंध नाइट्रोजन का होता है। आगे
अगर मान लीजिए कि आप ये अर्धचालक देखिएगा तो बोरोन हो जाएगा। अगर न्यूनतम त्रिज्या नहीं पता है, अधिकतम विद्युत इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीन हो जाएगा। नहीं पता है, कॉमन एलिमिनेशन मारिए। कॉमन एलिमिनेशन करने का मतलब है कि पी चार ले जा रहा है, क्यू 3 ले जा रहा है, आर 2 ले जा रहा है, एस 1 ले जा रहा है। कौन लाइन है जो पूरा ले जा रहा है? सी। आगे इसमें चलते हैं हम लोग, इसमें चलते हैं तो ए जो है वो 4 ले जा रहा है, बी जो हो जाएगा वो क्या ले जा रहा है? 3 ले जा रहा है। सी जो हो जाएगा वो क्या ले जा रहा है? 1 ले जा रहा है ज़्यादा बार। डी जो है ज़्यादा बार क्या ले जा रहा है? 2 ले जा रहा है। कौन लाइन पूरा ले जा रहा है? ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। ए जो है, ये दो चीज़ मिलकर एक बन गया तो संयोजन हो रहा है, ए का 4। एक चीज़ टूटकर दो चीज़ बन गया तो वियोजन हो रहा है, 2। यहाँ पर देखिएगा, एक यौगिक एक तत्व है और यहाँ पर दो यौगिक है, तो दो यौगिक है तो द्विविस्थापन, और एक यौगिक है तो एकल विस्थापन या खाली विस्थापन, कुछ भी कह सकते हैं। अगर एक यौगिक है तो एकल विस्थापन या खाली विस्थापन। अगर दो यौगिक है, इस एरो के पहले, इस एरो के पहले कितने यौगिक? दो यौगिक, द्विविस्थापन। एरो के पहले कितने? एक यौगिक एक तत्व, तो एक यौगिक तो एकल विस्थापन। समझे बात को? तो आप कहिएगा कि इसमें भी एरो के पहले एगो यौगिक है, तो हम कहें कि एगो यौगिक होने का मतलब खाली नहीं है, उसके साथ योग होना ही चाहिए। समझे बात को? एरो के पहले एक ही होना चाहिए यौगिक, उसके साथ कुछ जुड़े और इधर भी एक यौगिक बने। समझे बात को? नहीं समझ रहे हैं? क्लियर कर दूंगा मैं फिर आपको, ठीक है? आपको धीरे धीरे मैं क्लियर कर दूंगा। बस इतना समझिए कि अगर हमको एकल और द्विविस्थापन समझना है तो हमको देखना है एरो। एरो देख लिए, एरो के इस तरफ देखिएगा कि एक यौगिक एक तत्व, ये तत्व इसको हटा देगा तो एकल विस्थापन। इसमें है दो यौगिक तो इकर तत्व इकर आ, इकर तत्व इकर आ, तो द्विविस्थापन। तो इस तरह में समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहा हूँ कि दो यौगिक तो द्विविस्थापन और एक यौगिक तो एकल विस्थापन। आगे अगला चीज है कि जब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि कॉपर के अशुद्ध अपघटन परिष्करण से क्या हुआ, मतलब एनोड कहाँ कैथोड कहाँ क्या है। तो देखिए क्या होता है ना कि विद्युत परिष्करण विधि से हम लोग किसी भी धातु को पूर्णतः शुद्ध प्राप्त करते हैं। तो उसमें जो होता है, हम लोग कॉपर सल्फेट को यहाँ पर लिए हैं। आज हम लोग किसको लिए हैं? रुक जाइए ना, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। 1 मिनट। हमने क्या किया है कि अरे चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, कॉपर सल्फेट को हमने लेकर इसको तोड़ा। तो जब तोड़े तो दो बात आया, एक आया एनोड और एक आया कैथोड। ठीक है, तो अ से एनोड, अ से क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा? तब यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। यही नहीं, अ से एनोड, अ से ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अ से एनोड, अ से यहाँ पर अधातु रहता है और यहाँ पर क्या रहता है? धातु रहता है। अ से एनोड, अ से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा? सब्ट्रैक्ट रहेगा, यानी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का चिन्ह होता है। अ से एनोड और अ से अपर रहेगा और इसका क्या रहेगा? नीचे रहेगा। अब आपको मैं बताता हूँ, क्वेश्चन का शैली समझिएगा। पता नहीं विजिबिलिटी कैसा गया, ये देखिएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम कॉपर सल्फेट को तोड़ रहे हैं, समझिएगा, कॉपर सल्फेट को तोड़ें, ठीक है, तो इसमें से धातु वाला भाग कहाँ जाएगा? अधातु वाला भाग कहाँ जाएगा? तो धातु जो होगा वो कैथोड पर आएगा और अधातु जो होगा वो एनोड पर आएगा। पहला क्वेश्चन का टाइप। दूसरा, ऑक्सीडेशन का क्रिया कहाँ होता है? रिडक्शन का क्रिया किस पर होता है? तो अ से ऑक्सीडेशन, अ से एनोड, और रिडक्शन कहाँ हो जाएगा? कैथोड पर। आगे अगर मान लीजिए कि आप एक विद्युत रिफाइनिंग का प्रयोग कर रहे हैं, विद्युत परिष्करण का, तो उसमें आपको एक ही धातु के दो पार्ट रखना होता है। अगर कॉपर है तो कॉपर का दो भाग, एगो शुद्ध वाला अब एगो अशुद्ध वाला। तो कहेगा कि विद्युत परिष्करणी में कॉपर का शुद्ध यानी शुद्ध कॉपर कहाँ रहेगा? तो शुद्ध 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 कॉपर कहाँ हो जाएगा? कैथोड पर। अ से अशुद्ध, अ से एनोड पर आ जाएगा। तो ये वाला का आंसर मिला जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। आगे चलिए, अभी देखिए ना, आपको पूछेगा कि
एनोड का चिन्ह कैसा होता है, तो एनोड का चिन्ह होता है प्लस। अब कैथोड का चिन्ह कैसा होता है, तो कैथोड का चिन्ह होता है माइनस। अ से एनोड, अ से एनोड। एनोड पर जो जाता है उसको कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं, एनायन यहाँ जाएगा। और केटायन कहाँ जाएगा, केटायन जाएगा यहाँ पर। तो जब माइनस की तरफ कोई चीज़ जा रहा है तो इसका जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह, तब ना अट्रैक्ट हुआ है, और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। तो एनोड का प्लस लेकिन एनायन का माइनस, कैथोड का माइनस लेकिन केटायन का प्लस। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस इंच में रहेगा तो हम इसका भी आंसर दे दिए कि ऐड कहाँ हो जाएगा और सबट्रैक्ट किस पर होगा। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या हो जाता है कि एक धातु लोहा के ऊपर एक धातु जैसे में जिंक चढ़ा दिया, और इसको गैल्वेलाइजेशन कहते हैं। गैल्वेलाइजेशन कहते हैं। तो इस गैल्वेलाइजेशन में आपसे पूछेगा कि अगर यसद लेपन या गैल्वेलाइजेशन में लोहे के ऊपर जस्ते को चढ़ाया जाता है तो जस्ते को किस पर रखा जाएगा, एनोड पर या कैथोड पर। लोहे को किस पर रखा जाएगा, एनोड पर या कैथोड पर। तो जो ऊपर में चल रहा है अ से अपर, अ से क्या हो जाएगा, एनोड। तो ऊपर क्या चढ़ता है, जिंक। तो जिंक कहाँ रहता है, एनोड पर, और कैथोड पर क्या रहेगा, ऐसे ही समानता। समझ में आई बात? तो इस जरिए से मैंने इसका ये इतने टाइप के क्वेश्चन ये एनोड कैथोड से आपको आ सकते हैं, तो आप आराम से बनाइए। तो ठीक है, अ से एनोड, अ से अशुद्ध हो गया, और कैथोड पर फिर शुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध और शुद्ध, ई वाला अशुद्ध और शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध, यहाँ से आगे ये दोनों विकल्प खत्म। अशुद्ध जल, अशुद्ध जल जो होता है बिना अशुद्धि की होती है, और वैद्युत अपघटनी परिष्करण में जितना मतलब कि अशुद्धि रहे या फिर अम्लीकृत रहे उहे सब टूटेगा। तो कॉपर सल्फेट तो रहना पड़ेगा ना टूटने के लिए, तो वो तो है ही नहीं था। तो ऑप्शन हो गया ए। आगे इसमें सबका परमाणु संख्या मिलाइए। इसका 8 होता है, इसका 10 होता है, इसका 13 होता है, इसका 15 होता है। जोड़िए, 6 2 8, 8 2 10, 8 2 10 3 13, अब ये क्या हो जाएगा, 15। आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये 4 का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, बी। कॉमन एलिमिनेशन लीजिए। बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा क्या, सी। तो 2 वाला क्या ले रहा है, सी ले रहा है। आगे 3 वाला क्या हो जाएगा, 3 वाला का क्या हो जाएगा, डी। 3 वाला में डी देखिए सबसे ज़्यादा ले रहा है, बी ले रहा है यहाँ पर कॉमन एलिमिनेशन नहीं जाएगा। ठीक है ना, यही मैं बता रहा था कि जहाँ कहीं कहीं पर कॉमन एलिमिनेशन बन सकता है, कहीं कहीं पर कॉमन एलिमिनेशन नहीं बनेगा। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि 80-85% चांस है कि वो क्वेश्चन सही होता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसमें तो सिंपल सी बात था कि भाई कार्य बराबर क्या होता है, तब बल गुने विस्थापन होता है। ठीक है, तब बल गुने विस्थापन यहाँ पर ही ये दिया हुआ है, पावर बराबर ये दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। ये सब तो सिंपल सी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसको मैं देख लीजिए, ए का क्या हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा, ए का सी, और 2 के डी, 2 के डी। ठीक है, 3 के 3 के 3 के क्या हो जाएगा भाई, गतिज ऊर्जा, बी। 3 के बी, ये आंसर है। आगे टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप समझिए कि मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। आगे देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत हार्ड मत करिए अपने आप को। यहाँ पर 2 कूली है, एक कूली ने 15 केजी, दूसरे ने भी 15 केजी। एक कूली ने 2 मीटर तो दूसरे कूली ने भी 2 मीटर। लेकिन एक कूली ने केवल 5 सेकंड तो दूसरे कूली ने 10 सेकंड में। अगर कोई चीज़ को 5 सेकंड में उठा दिया और कोई उस चीज़ को 10 सेकंड में उठा रहा है, तो 5 सेकंड वाला ज़्यादा ना शक्तिशाली है जी। तो यानी कि दूसरे कुली ने पहली कुली के तुलना में अधिक शक्ति लगाई। नहीं, तू 10 सेकंड लिया है रे दूसरा कुली, तू साला तो यहाँ आउ बेईमान है। 5 सेकंड में जो उठा दिया वो ना पावरफुल है। तो ये दूसरा लाइन खत्म। लेकिन लोग यहाँ पर चर्चा करिए नहीं रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग ये कह दे रहे हैं कि पहला कुली जो है माथा पर उठाया तो 0 काम, और दूसरा का जो उठाया वो 0 काम, तो दोनों काम क्या हो गया, बराबर। इस आधार पर इसको मार रहे हैं सही आंसर। लेकिन इस आधार पर आंसर सही नहीं है। पहला कूली 15 केजी 2 मीटर ऊंचाई पर उठाया है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम किया है बाबू। mgh का फार्मूला जाएगा, यानी कि 15 गुने 2 उहो काम किया है, गुने में 10, और दूसर को काम किया है तो 15 गुने 2 गुने में 10, यानी कि टोटल काम एकनी के कितना आ गया है, तो 15 गुने 10, यानी कि ई 300, ये कितना, ई 300। 15 द्रव्यमान था, ई हाइट था, और ई जी का फार्मूला लिए हैं हम, इसको mgh कहिए आप। ठीक है, ये पहला का था और ये दूसरा का है।
काम दोनों का अब बराबर हुआ है, ना कि जीरो के आधार पर आप बराबर कर रहे थे। ठीक है, समझने वाली बात थी। क्योंकि जीरो के आधार पर काम का बराबर नहीं होगा, वो तब रहता है जब लंबवत बल लगे और विस्थापन ऐसे रहे। लेकिन भैया हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इधर काम कर रहे हैं, यानी विस्थापित भी इधर कर रहे हैं और बल वो इधर लगा रहे हैं। समझ में आई बात? तो हम तो कर ही रहे हैं बात को आगे, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में आगे। तो यहाँ पर इस आधार पर दोनों की कार्य क्या हो जाएगी, बराबर। लेकिन अगर शक्ति की बात करें तो हम 300 बटा ई क्या सेकेंड में, 5 सेकेंड में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया। अब ये 300 बटा अगर कह रहे हैं 10 सेकेंड में, तो कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कि दूसरे कूली ने पहले कूली की तुलना में अधिक शक्ति लगाई। तो यहाँ पर अगर हम कम लिख देते और यहाँ पर बराबर वाला ऑप्शन देते तो सब तो यही मारता, वो सब 0 0 कह के निकल जाता। लेकिन वास्तव में सोचिए कि इसके ऑप्शन में बहुत वेट था। आप अगर आसानी से समझने की कोशिश करिए तो बहुत वेटफुल था ये ऑप्शन। बहुत ध्यान से मैंने पढ़ा था इस चीज़ को, मैंने प्रूफ किया था वहाँ पर भी कि नहीं, ये थोड़ा सा खाली अपोजिट लिखा हुआ है, तब ये गए हैं। और 300 के आधार पर बराबर है, ना कि 0 0 के आधार पर। और सारे शिक्षक जो हैं आज डिस्कशन में 0 0 देकर कि माथा पर उठाया तो ये हो जाएगा। सिर पर हर चीज़ उठाने का मतलब ये नहीं होता है कि 0 काम हो जाता है। आगे चलते हैं। इसमें देखना था कि इसमें जो है कि यह 10 मीटर ओम का प्रतिरोध है, ये है 10 मीटर का ओम का प्रतिरोध, और ये जो है 6 वोल्ट का विभव है। तो जब ये तीनों जो है समानांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, समानांतर क्रम में कहने का मतलब है कि कैसे हम पकड़ेंगे, समानांतर क्रम में है तो कोई दो प्रतिरोध लीजिए और उनके दो बिंदु दोनों को उभयनिष्ठ हो, दो 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 दो, ई लिए एक प्रतिरोध, ई लिए एक प्रतिरोध, ईकर एक बिंदु, ईकर एक बिंदु, ईकरो एक बिंदु, ईकरो एक बिंदु, दोनों बिंदु उभयनिष्ठ है। हाँ है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि यह समानांतर क्रम में। अब एक चीज लीजिए, अब आपको हम एक बता रहे हैं कि यहां पर 2 ओम और यहां पर 4 ओम। अब बताइएगा कि इस प्रतिरोध का जो है एक बिंदु और इस प्रतिरोध का जो है एक बिंदु, इसका दूसरा बिंदु तो इधर है, इसका दूसरा बिंदु तो इधर है, उभयनिष्ठ है या नहीं है? उभयनिष्ठ थोड़ी है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समानांतर क्रम। ये हो जाएगा, अगर एक बिंदु उभयनिष्ठ है तो ये हो जाएगा पार्श्व क्रम में। समझ में आई बात? तो यहाँ पर थी दोनों की उभयनिष्ठ। और एक प्रॉपर्टीज लिखिएगा कि जब समानांतर क्रम में रहे तो विभव समान प्राप्त होता है, विभव समान, और धारा जो होता है वो अलग अलग मिलता है, अलग अलग मिलता है। ये समझ में आई बात? तो हमको इसकी धारा पूछा जो कि अन्य से अलग थी, लेकिन इस पर विभव जो 6 वोल्ट है ये मिलेगा। तब क्या हो जाता है, आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। ठीक है, तो V कितना है, 6 बटा में R 10 यानी 0.6, तो आंसर हो गया B। आगे चलते हैं। अगला है ये मैथ का जो है ना, ये वाला मैथ मतलब कि 7A बटा 2 प्लस B बराबर ऐसे ऐसे करके, तो ये पता नहीं कि मैं कैसे क्या लिया, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। मैंने वहाँ पर केवल ये का आधार देखे कि अगर मान लीजिए कि हम 6 बट्टा 2 रखते हैं और यहाँ पर ही 6 बट्टा 4 रखते हैं, जैसे में यहाँ पर ही कहा गया है, तो ये कहा कि अगर आप बराबर में इसको 6 बट्टा और दोनों के जोड़ दीजिएगा, 2 + 4 कर दीजिएगा, 6 कर दीजिएगा, तो ये बराबर नहीं होगा। तो हम कहें कि हाँ 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 ये बात सही कह रहा है, क्योंकि जोड़ नहीं होगा। लेकिन यही अगर हम कहते कि 2 4 का एलसीएम लेते तो 1 और ये 2 यानी कि कितना हो गया, 4 एलसीएम आ गया, और 4 एलसीएम लेते तो 2 से 2 भाग देते और फिर यहाँ पर गुना करते हैं, तब जाकर ये चीज़ हो पाता। अगर मान लीजिए, जैसे मैं, समझिए छोटा सा बात है, कहने का मतलब है कि अगर हम 7A प्लस 7A बट्टा में 2 या B ऐसे अगर करते हैं तो हमको एलसीएम में यहाँ पर 2B होना चाहिए, यानी ये गुणनफल में ना आना चाहिए, जोग में थोड़ी आएगा। तो ये जो बात था वो क्या था, गलत था। दूसरा बात है कि द डिस्ट्रक्टिव लॉ अप्लाई टू द मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन, नॉट डिवीजन ओवर एडिशन।
तो इसको ऐसे करके हमको लगा ना कि ये जो है ना कि वितरण का गुणन योग पर लागू होता है, गुणन योग पर लागू होता है, भाग योग पर लागू नहीं होता है। तो मतलब हम इसी की वजह से केवल क्या कर दिए कि ये आर माने और इसको क्या कर दिए, गलत कर दिए। अब पता नहीं हम उतना विशेष से शायद समझा नहीं पा रहे हैं कि हम वहाँ पर कैसे मारे थे, लेकिन हम यही तरीका अपनाए थे और इसकी वजह से हम ये चीज़ को लिए थे। आगे अगला है, जब इसको हम प्रूफ किए थे तो ये तो बनाने वाला मैथ है, इसको में कोई ये थी नहीं करना है भैया। जब tan इतना प्लस tan इतना, तो हम जान नहीं रहे हैं 45 डिग्री 45 डिग्री, तो 45 डिग्री तो 1 के स्क्वायर कर दे भाई, तो 1 के स्क्वायर कर भी तो 2 ना होते, तो ये बात तो गलत हो गया। और दूसरा में इसको आप करिएगा ना तो ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये केवल 2 सही था और एक जो है स्टेटमेंट ये गलत था। थोड़ा सा ये बनाने में मेरे को दिक्कत आया था, लेकिन हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि कह रहा है कि 18 से बड़ा होना चाहिए 13 से 40 के बीच में। तो हम कहले कि 18 से बड़ा सब है, 19 20 30 25 35 सब। तो कहा कि 6 के गुणज होना चाहिए। तो हम कहे कि 18 से बड़ा 24 हो गया, 30 हो गया और 36 हो गया। ये 3 संख्या है सर, और नीचे में क्या संख्या है। तो कहा जाता है कि अगर इसको ले के चला जाता है, जैसे मैं कहने का मतलब है कि 40 माइनस 13 हम करेंगे और 40 माइनस 13 करेंगे। अगर कहेगा 13 और 40 तक, तो यहाँ पर ही हम घटाएंगे तो 27 प्लस 1 हो जाएगा। अगर कहेगा 13 और 40 के बीच में, तो 27 माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझा बात को? दो तरह का से प्रश्न पूछेगा कि अगर कहेगा कि 13 से 40 तक कितना संख्या है, तब हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, 27 प्लस 1 कर देंगे, तो 28 आ गया आंसर। और अगर कहेगा कि 13 और 40 के बीच में कितनी संख्या है, 40 के बीच में, तो फिर डिफरेंस करेंगे, एक निकेत आ जाएगा 27, लेकिन इकरा में कर देंगे -1, यानी 26 को है। समझे बात को? ठीक है। तो ऐसे किसी के बीच में कन्फ्यूजन होता है ना कभी कभी कि 13 और 40 को क्या करना है। इसको तो परिमयकरण करके और बनाना था, तो इसका आंसर 35 आ गया। मैथ का क्या डिस्कशन, तो कुछ ऐसा रहेगा तब ना आगे। इसमें भी एपी का पद था, D-8 आ रहा था, करके बना देना था। तो ये तो सिंपल सी क्वेश्चन था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि कह रहा है कि रोजगार और अवसर, तो 16 की बात कर रहा है। अस्पृश्यता उन्मूलन 17 की बात कर रहा है। धर्म जाति भेदभाव 15 की बात, और यह नागरिकता को राज्य सीमा में विधि के संबंध समान संरक्षण 14 की बात कर रहा है। मिला लीजिए, खत्म हो जाएगा। आगे इकरा में कहने का मतलब है कि नाम दिया, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ऐसे जॉन लॉक देता तो थोड़ा सा हम फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ही जब सबके नाम दे रहे थे तो डी टोकलेक जो लिखा गया, तो मेरे को एबनॉर्मल नाम दिख गया, डी टोकलेक। बाकी जॉन डलिंग, मार्क ट्यूलन, एबिसस टुलविन, रॉबर्ट फैकलिन, जॉन डिल्मिया, ऐसे करके तो डी टोवेलक जो है, ये डी का है लिखा भैया, डी टोवेलक, यही का आंसर हुआ है। तो हमको थोड़ा स्पीशियस लगा, मार दिए। ऐसे रूसो से मेरा थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन फिर देखे कि रूसो का जो वो बुक लिखा हुआ है, वो क्या बोलते हैं, अरे एक किताब लिखा हुआ है ना, स्पिरिट ऑफ लॉस मॉन्टेस्क्यू लिखे हैं, तो ओकरा में लोकतंत्र के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को बांटे हैं। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखे न है रूसो, ओकरा में यही लोकतंत्र में बहुमत के बारे में बहुत प्रशंसा किया गया है। तो लोकतंत्र को थोड़ी नहीं इतना बढ़िया से गंदा कहेंगे, है कि नहीं। आगे चलिए। फ्रांस बर्नियर जो है ना, ये बर्नियर ये 1556 से लेके 1568 में रहा था। ये उत्तराधिकार के युद्ध में तारासिको से मतलब कि रहल है, ठीक है ना। तारासिको से घनिष्ठ मित्रता था। बर्नियर ने देश के कई भागों में यात्रा की। वो अपनी प्रस्तुति 1670 से 71 में प्रकाशित हुआ था। लुई 14वां को समर्पित किया था, 14वां को, औरंगजेब को नहीं, औरंगजेब को कुछ नहीं, ठीक है। तीसरा में तीसरा कथन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। इस आधार पर आपका क्या चला गया, सी चला गया। आगे अगला है 1870 के दशक तथा भारतीय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणियां करते हुए व्यंग्य चित्र और कार्टून प्रकाशित होने लगे। ये बात सही है।
ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो व्यंग्य चित्र और कार्टून जो है ये प्रकाशित होता है, इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको पैनीमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनीमैन कहते हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा ना 10 क्लास का, तो उसमें बताया हुआ है कि मनोरंजन के दृष्टिकोण से सस्ती गरीबों को उपलब्ध करने के लिए या फिर बच्चों को मनोरंजन के लिए जो पत्रिकाएं बनती हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको पैनीमैन कहते हैं। ठीक है ना, उसको पैनीमैन कहते हैं। कुछ व्यंग्य चित्रों में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी रुचि और परिधानों के प्रति आकर्षण की प्रशंसा की, जबकि अन्य सामाजिक परिवर्तन की आशा कर रहे थे। तो इस बात को मेरे को लगा कि हाँ भैया, सामाजिक परिवर्तन तो हो ही जाएगा, जबकि मतलब कि अगर हम लोग पश्चिमी चीज़ों को अगर अप्लाई करें, देखें और उसकी प्रशंसा करते रहे, लिखते रहे उनके बारे में, तो मैंने ये यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही मारा है। मेरा सोच गलत हो सकता है, उस पर मत जाइएगा। आगे चलिए। सूफीवाद, सूफीवाद कहने का मतलब है कि एक संत लीजिए हिंदू में और सूफी लीजिए मुस्लिम में। तो संत क्या कहता है? साधुओं के प्रति करुणा रखता है, अधिक शक्ति की इच्छा रखता है, वो चाहता है कि वर्चस्व रखे, विलासतापूर्ण जीवन नहीं, सादा जीवन, सांसारिक मामलों से अनासक्ति। हाँ ठीक है भैया, लिव कर देता है ये चीज़ को। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा। आगे, चालुक्य के स्थान पर कौन था? चोल चेर पांड्य पहले ही से थे, तो चोल चेर पांड्य पहले ही से थे। आगे बच गया कौन ऑप्शन? सी, खत्म। आगे कह रहा है कि कौन सा मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था? ये दक्षिण भारत में था। ठीक है, और यहाँ पर ये मुगल काल का मतलब कि व्यापारिक केंद्र ये नहीं था, यहाँ पर एक उद्गम केंद्र था। ठीक है ना, व्यापारिक केंद्र कहने का मतलब होता है ना कि व्यापार के दृष्टिकोण से हो, लेकिन गोलकुंडा जो है अपने हीरे के उद्गम के लिए मशहूर था। कोई वस्तु के लिए मशहूर था, उत्पादन के लिए। और व्यापारिक केंद्र कहने का मतलब है कि एक मेला, बाजार, मार्केट टाइप का ऐसे लगता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ नहीं होगा। आगे, जल सिंचाई प्रणाली के बारे में, तो ये अष्टाध्यायी व्याकरण है। फट दर्शन जो है एक नीति के तौर पर है कि ऐसे ऐसे रहना चाहिए। और ये जो नीति सार के कामांतक हैं ये भी ऐसा ही है, मतलब पॉलिसी वाइज है। लेकिन अर्थशास्त्र जो है ये पॉलिटी की बुक है। ये पॉलिटी है एक राज्य की, एक राज्य को कैसे चलाना चाहिए। तो उसमें जो होता है कृषि वगैरह ये सब की बात होती है, तो उसमें सिंचाई का जिक्र किया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो होती है मैकियावेली की ये थी, प्रिंस से इसकी ये थी तुलना की गई है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये बात कथन सही है। मैंने ये सुदर्शन गुर्जर का एक रील देखा था, किसी भी शायद वो सेलिब्रिटी के साथ वो कोलैब किए थे, कुछ ऐसा रील था उनका, मैंने देखा है, मेरे को ध्यान है। तो उसमें वो चीज़ ये पूछा जाता है कि बताइए कि कैसे, आपको क्या ये जानकारी है कि क्यों हमेशा जो होता है वो मतलब कि पश्चिमी तट जो होता है रेगिस्तान वाला होता है, पूर्वी तट नहीं होता है। तो उस पे ये चीज़ का जिक्र आया था कि वो कहते हैं कि जो नदियाँ जो होती हैं वो लेकर जाती हैं, मतलब कि हवाएं जो होती हैं वो समुद्र से पानी लेकर जाते हैं, तब पूर्वी तट पर वर्षा कर देते हैं, पश्चिमी तट में इनकी नमी कम जाती है, इसलिए यहाँ पर मरुस्थल रहता है। समझ में आई बात? मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, मेरे दांत में दर्द अचानक से आ गया, तो वही बात है। तब विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर क्यों? क्योंकि पूर्वी तटों को नमी प्रदान कर देती है, हमारे यहाँ पश्चिमी तट पर जाते जाते नमी घट जाती है। सिंपल सी बात था, और व्याख्या भी कर रही है बात को, तो सही है। आगे, ये मेरे को नहीं पता था, ये मेरे को नहीं पता है। मैंने कॉमन एलिमिनेशन लेने की कोशिश की होगी तब मेरे को सी और डी में कन्फ्यूजन हुआ होगा। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। तो इसको मैं पता नहीं कैसे, जैसे मैं कॉमन एलिमिनेशन क्या लिया होगा कि ए का 2 है। ठीक है, फिर इसमें देखा कि क्या सी का 1 है, सी का 1 है, तो मैं यहाँ पर हो गया कि ए का 2, ए का 2 और सी का 1। तो फिर मेरे को ये लगा कि ये हो सकता है कि ये ऐसे क्रॉस फिर दिया हो, तो मैंने क्या किया कि डी का 3 किया। तो डी का किधर किया? डी का 3 किया और बी का 4 किया, तो मैं इसकी वजह से इसको लिया हूँ। ठीक है, आगे
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो पूरा फेमस बुक है, इसको कोई दिक्कत है ही नहीं। सियाचिन ग्लेशियर जो हो जाएगा ये काराकोरम में होता है। बायोफो, बाल्तोर वगैरह जो भी है सियाचिन, रक्का पोसी लद्दाख में हो जाता है कि नहीं। आगे, नौसेना के कौन सा पद भारत के मेजर जनरल के समकक्ष होता है? तो रियल एडमिरल, ये हमको नहीं पता था, हम वाइस एडमिरल मारे हैं, तो मेरा ये मारा हुआ है, मेरा ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये रियल एडमिरल सब कोई कह रहा है। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। हम लोग जब भारतीय इतिहास में जब 1857 की क्रांति में जब हम पढ़ते हैं कि बिहार का क्या योगदान है, तो उसमें ये चीज़ हम लोग देखते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन एयरबीएनबी संस्थापक नहीं है? तो इसमें आप देखिएगा कि ये देखिए, ये थोड़ा सा इटैलिक में टेढ़ा लिखा हुआ है, ये इटैलिक में टेढ़ा लिखा हुआ है, ये भी जो है इटैलिक में थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है। इसको देखिए तो अमनप्रीत सिंह बिजाज कितना सॉलिड लिखल है। आप यहाँ पर अगर नहीं समझ पा रहे हैं, आप जिस समय पेपर दे रहे थे या फिर कोई, मेरा भाई भी एक पेपर दिया है, वो भी ये बात नोटिस किया था और वो भी मेरे को ये चीज़ बताया कि हाँ वो लोग थोड़ा इटालिक में लिखा हुआ था और अमनप्रीत जो है ना पूरा साफ साफ लिखा हुआ था। तो इसकी वजह से हम लोग समझ गए कि ये कॉपी पेस्ट है, कहीं से लाकर पेस्ट किया गया है, यहाँ पर नाम जो है डाला गया है। ईटानगर किसकी हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। अगर हम एक प्रश्न बता रहे हैं, एक क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन की क्वालिटी कि बताइए कि महिला ऐसे कि रग्बी अंडर 20 में महिला विश्व कप की विजेता कौन है? विश्व कप के विजेता कौन है? अब समझ में आने वाली बात है कि भैया तू इतना घूस के विश्व कप है और अंडर 20 रग्बी जैसन साधारण खेल और महिला के ऊकर विजेता पूछ रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि इसका उत्तर वो है जो हम लोग का चहेता है। तू हमको बता दो भैया कि 2011 से 24 के बीच में परिवहन संचार क्षेत्र में तीसरी सबसे उच्च वृद्धि दर करने वाली, पहला क्यों नहीं भैया? क्योंकि वो आपका राज्य ना है। दूसरा काहे नहीं भैया? क्योंकि वो आपका राज्य नहीं है। तीसरा काहे भैया? क्योंकि वो आपका राज्य है। तो ले हमारा राज्य है तो हमको काहे इम्फेज कर रहा है भैया? तुम काहे हमको ऐसे प्रेरित कर रहे हो कि हमको तीसरा और पांचवा पढ़ना चाहिए? जब भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो वो वही राज्य है, वो वही देश रहेगा। यहाँ पर ही कौन देश जाएगा? यहाँ पर ही भारत आंसर जाएगा। ऐसे ही हम बोल दिए, अब चाहे जो विकल्प रहेगा। और ये प्रश्न केवल रग्बी की तरह नहीं रहेगा, कोई और भी खेल रह सकता है, कोई और भी प्रोग्राम रह सकता है। जैसे में कुछ नहीं पता चल रहा है तो कह देगा ना कि बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो हो जाएगा ना कि गर्म पानी से रिलेटेड जो वैश्विक समझौता हुआ था 15वीं उप मंत्री स्तर की, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अरे भैया इतना गंदा वर्ड कॉम्बिनेशन करके तू भारते न है, तो भारते है, तो ऐसे होता है। तो ये भैया तुम तीसरा काहे पूछ रहा है? तू हमारा राज्य था। आगे अगला चल रहे हैं, इस सब को पढ़ेंगे तो इसमें जो हम बोले थे आपको पहले भी कि कंप्यूटर बनाते समय हम यही देखे हैं कि जब भी ऐसा कुछ पूछा है तो उसमें जो जान रहे हैं उसको मारिए, बाकी को हटा दीजिए। तो मैंने ये मारा है, बाकी क्या क्वेश्चन होता है वो तो आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन थी, ठीक है। आगे, अनटचेबल के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। आगे, ये रीजनिंग बनाना था, इसमें कुछ करना नहीं था। इस लाइन को खाली देखिए, एल ओ से 2 साल बड़ा है। हम मान लिए कि ओ जो है 4 साल का है, एल जो है 6 साल का है। ओ की आयु जो 4 है, एल और एन की आयु का औसत है। अगर ये औसत 4 है इन लोग का, अगर औसत कितना है? 4 है, तो जाहिर सी बात है कि इसको औसत 4 करने के लिए जो अगला आ रहा है एन की आयु कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो 2 साल तक सबसे छोटा कौन है? एनवा है। आगे, इसमें भी रिलेट करने को था, रिलेट करने के लिए इसमें जो हो जाएगा, आगे देखिए सी। तो सी कहाँ पड़ी है भैया? सी 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 कहाँ पड़ी है? एक बार है, एक बार इसमें आया है सी। तो यानी कि सी जो हो जाएगा 7C 9B या 8B के लिए होगा, लेकिन इसमें से रिपीटेड है 7C तो नहीं होगा, 9A रिपीटेड है तो नहीं होगा, 8B आंसर हो गया।
इसको भी बनाइएगा, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। इधर सब इजी क्वेश्चन है, इधर कोई क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं था, इधर सब इजी करने वाला क्वेश्चन था। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला था, ये भी मैथ का क्वेश्चन था। ये प्रायिकता का क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। ये मैथ वगैरह तो आपको चाहिए ही नहीं ना। आगे आते हैं 67 क्वेश्चन। कह रहा है कि ठीक है वेलन, और ये जो है ये पहला कथन को आप जब पढ़िएगा तो हाँ वाकई में ये पाई आर स्क्वायर होता है एच, और वो बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 3 गुना तो हो गया। लेकिन यहाँ विशेषता जो है त्रिज्या को लेकर की, आपने कुछ ऊपर त्रिज्या बताया नहीं महाराज। त्रिज्या, और आप केवल बेलन की त्रिज्या के आधार पर ऊपर की बातों को कैसे संतुलित कर रहे हैं, थोड़ी हो जाएगा। वो शंकु और उनके बीच में जो कोरस्पॉन्डिंग है रिलेशन दिया गया है वो बेलन से नहीं संतुष्ट होगा। सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, मैंने यही सोचा। लास्की ने क्या कहा, तो बढ़िया बढ़िया बात कहे होंगे। लास्की कहा कि विशेषाधिकार का अभाव समानता में क्या होगा, विशेष व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सही बात है। ये भी किसी सभी के लिए पर्याप्त अवसर, ये भी सही। और इतना लंबा लिख दिए तो सही है होगा। और आर्थिक और सामाजिक शोषण का अभाव तो हाँ सही, तो ले लो ABCD सब। आगे आगे इसमें कह रहा है, तो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं था। कॉमन एलिमिनेशन लीजिए, यानी ऑप्शन ए में सबसे ज़्यादा क्या है 2, ऑप्शन बी में सबसे ज़्यादा क्या है 3, ऑप्शन 3 में सबसे ज़्यादा क्या है तो 1, और ई वाला में क्या हो जाएगा, तो बाकी एक छोड़ दीजिए, 2 3 1 मिल गया, तो चौथा तो लास्ट में ना होगा भाई, तो ख़त्म हो गया और ये आंसर सही हो जाएगा। आगे चलिए, आप उतना टेंशन मत लीजिए कि ना सही होगा, चेक कर लीजिएगा, सही ना हुआ तो कह दीजिएगा। इसमें यह स्टेटमेंट बुद्धित्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान का केंद्र नहीं, ये महायान का था। अब आगे, बुद्धित्व व्यक्ति मोक्ष के लिए निर्वाण प्राप्त करते थे। मोक्ष व्यक्तिगत मोक्ष नहीं, व्यक्तिगत मोक्ष जो था ये इसमें नहीं था कहा गया, यानी कि केवल घटना 2 सही थी। अब 2 को मैंने देखा, 2 यहाँ पड़ी है, 2 यहाँ पड़ी है, और कहीं पर 2 यहाँ पड़ी है। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब कि इसको 2 और 3, मतलब कि 2 और 3 के साथ जाऊं या 2 या 1 के साथ जाऊं, क्योंकि ये तो ना होगा, इसको तो कभी नहीं ले जाएंगे। तो 2 को एरर नहीं, कोई एगो एरर दिया होगा, एगो एरर फ्री दिया होगा। तो हम क्या किए कि यहाँ पर 2 और 3 लेके चले गए हैं, ठीक है ना। अब गलत हो सकता है। आगे, ये दंगा रिपोर्ट था, तो ये हमको याद था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त ये 1793 में था। दक्कन दंगा युग 1879 या 75 में हुआ था, ऐसे भी कह सकते हैं। संथाल जो था 1855-56। प्रवर समिति की 5वीं रिपोर्ट 1813 को कहते हैं। आगे इसको मैच कर लीजिए, मैच कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 4 1 4। आगे अगला में है डेविड रिकार्डो, जो है रैयतवाड़ी में जो है उनका ही विचार दिया गया है। फ्रांसिस बुकानन पर्यवेक्षक थे, जो कि आए थे कहाँ पड़ी आए थे, फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, ये वेलिजेली के शल्य चिकित्सक थे, ठीक है ना। और ये जो राजमहल की पहाड़ी है ना, वहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में आए थे घूमने फिरने के लिए। अब ये सब बातें मैं कहाँ से जाना हूँ, उसके लिए आपको मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये जो चीज़ें हैं। और ये कर्दमालिस जो है, इनको हम लोग जानते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। हाँ, तो बाकी ये चौथा तो बाकी हटाइए दीजिए। अगला है लोथल। अभी देख लीजिए, हम सब लोग उधर उधर जा रहा था, हमको नागेश्वर और बालाकोटे याद था कि नागेश्वर और बालाकोट क्या हो जाएगा भैया, तो ये जो हो जाएगा शंख बनाने के लिए होता है, तो शंख बनाने के लिए हो गया यहाँ पड़ी। और ये जोते हुए खेत कहाँ हो जाएंगे, कालीबंगा हो जाएगा, धौलापीरा में जलाशय, और लोथल जो हो जाएगा कार्नेलियन पत्थर के लिए। बहुत बढ़िया है, ठीक है, सिंपल था। आगे शेख निजामुद्दीन वगैरह ये सब का स्रोत बताना था, ठीक है। आगे तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो हो जाएगा, ये लगता है कि ये 1235 में मरे हैं, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती 1235 लग तो रहा है, हाँ 1235 में मरे थे। फिर ई गज ए शंकर जो हो जाएगा, ये 1265 में मरल था, 1265 में मरल थे। फिर ये जो हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया वगैरह, फिर ये हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, तो 1325 में मरल थे। अब ये जो हो जाएगा शेख नसरुद्दीन हो जाएंगे, ये इसके बाद मरे थे। तो काल क्रम दर्शा दीजिए। आगे चिश्ती, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, ये संपादनीय लेखन पुलित्जर के लिए। मैं किंसबरी को मार दिया था, पता नहीं ये मेरे माइंड में क्यों वर्ड आ गया किंसबरी। अरे यार साला से,
किंसबरी लगता ना है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेटेड एक बात बताया ना है किंसबरी कि यही पड़ी कोशिकीय श्वसन होता है। आगे हैरी पॉटर के लेखक कौन हो जाएंगे? जेके रावलिंग हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया था। यूएनएसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, खत्म बात। सर्च सेविंग कुछ नहीं। आगे आगे इसमें क्या हुआ था कि इसमें मेरे को नहीं पता था तो हम इसमें कॉमन लिए फंक्शन वाला। अभी दोनों में से एगो सोच के कोई मारे हैं, लेकिन वास्तव में ये है इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। ये हिंद महासागर में स्थित है, ऐसे कुछ करके है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाया हूँ, ये क्वेश्चन को ये दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। रिलेशन बताइएगा तो कहेगा कि सी जो है और एस है, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो ये है सी और एस के बीच में ये रिलेशन है कि सी से बड़ा है एस। एस क्या हो जा रहा है? एस ग्रेटर देन सी हो जा रहा है ना, तो सी से बड़ा एस, और से बड़ा को अल्फ़ा लिख रहे हैं, तो सी से बड़ा यानी अल्फ़ा एस, खत्म। अल्फ़ा का मतलब है से बड़ा। ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। इस सब में कोई ये थी नहीं है, ये सब में दिक्कत नहीं है, रीजनिंग वगैरह में ये सब में भी नहीं। आगे कह रहा है कि घरेलू परिपथ में जो उपकरण होते हैं उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद समानांतर में। हाँ, समानांतर में किस लिए जोड़ा जाता है? क्योंकि सभी को विभव प्राप्त हो ना। हाँ, सभी को विभव प्राप्त हो इसलिए होता है। तो प्रक्रिया में समान विभव प्राप्त हो और प्रत्येक स्वतंत्र रूप से काम करे। हाँ, बहुत बढ़िया, सही है, ये सही है। दोनों एक कथन सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। आगे कह रहा है प्रकाश के पौधे का प्रकाश की ओर झुकने का सही स्पष्टीकरण क्या है? तो देखिए, अगर क्या होता है ना कि प्रकाश की तरफ झुकने के लिए कि अगर मान लीजिए कि ये एक पत्ती है, ये एक पत्ती है। आगे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लाइट जो है, लाइट पड़ रहा है, तो ये लाइट पड़ रहा है ना, तो इसके अंदर एक चीज़ बढ़िया से देखिएगा। क्या देखना है आपको? देखिएगा, ये पत्ती है, अगर लाइट पड़ रहा है तो इसके अंदर के जो छोटे छोटे जो होते हैं ना ऑक्सीन का सांद्रण क्या होता है? भागने लगता है इधर से, भागने 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 डार्क साइड में चल जाता है, और फिर जाकर आगे ये जो पत्ती होता है या फिर डाली जो होता है वो ऐसे हो जाता है, मतलब कि जिधर सांद्रण होता है वो, और ये जो होता है इधर लपा हुआ झुक जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है? सांद्रण हो जाता है, और ये सांद्रण होने के कारण इनकी लंबाई को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो लंबा, और ये डार्क साइड में, लाइट साइड में नहीं, डार्क साइड में। समझ में आई बात? हाँ, तो यही देखना है। तो पहली बात है कि ऑक्सीजन का छायादार क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, बहुत बढ़िया बात, वहीं पर ही होता है, वहीं पर ही सांद्रण होता है। आगे और कोशिकाओं को लंबा करता है। हाँ, तो ये सही बात है, ठीक है ना। तो यानी कि 2 और ये 4, 2 और 4, 2 और 4, ठीक है। आगे आगे कह रहा है ये द्विनाम पद्धति मागो वगैरह ये सब था कि हाँ, द्विनाम पद्धति अपने चारों तरफ के जीवों की व्यक्ति विविधता को दर्शाने के किया गया है भाई। हाँ भाई, 2 गो नाम दिया गया, कल को 5 नाम विशिष्टीकरण दिया जाएगा, 17 गो नाम विशिष्टीकरण देगा। तो अति विविधता जब बढ़ते जाएगी तो और भी कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, तो और नामकरण की विधि को बढ़ाते जाएंगे। द्विपद का 16 पदी कर देंगे हम, तो उससे आव हो जाएगा कि विशिष्टता बढ़ जाएगा कोई जीव का, कि वो इतने कारणों से 15 विभाजन कारणों से अलग हो पाया है भैया। यानी कि इतना समानार्थी जीव है कि उसको 15 तरीके से विभाजित करने पर उसका पता चलेगा हमको। तो हाँ, तो अति विविधता को दर्शाने के लिए द्विनाम अभी तक चल रहा है, और द्विनाम में जो होता है वंशीय और जातीय दोनों होता है। तो हम व्याख्या कर रहा है और सही स्पष्टीकरण था, क्योंकि भाई एगो वंश का हो गया, अति विविधता है तो एक वंश आधार पर जाएगा, अब एगो जातीय आधार पर जाएगा, कल को आ जाएगा तो एक आध गो शरीर के रंग के आधार पर जाएगा, विविधता पर। सही स्पष्टीकरण था, समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। 87 हो गया, उसके बाद चलते हैं 88। इसमें राइबोसोम को देखिएगा तो राइबोसोम 2 काम करता है। एगो वो यह जो होता है ये रफ साइड में होता है ER के, तो यह जो होता है प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन। दूसरा काम इसका जो होता है, यह लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में 24 प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक
एंजाइम। तो इस एंजाइम को कौन बनाता है? तो इस एंजाइम को भी राइबोसोम बनाता है। इस एंजाइम को कौन बनाता है? राइबोसोम। लेकिन लाइसोसोम को कौन बनाता है? तो गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय लाइसोसोम को बनाएगा, लेकिन 24 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहेगा जिसको कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। तो राइबोसोम एंजाइम बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। एक और दो, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि पौधे में प्रतान। प्रतान कहने का मतलब कि मटर का पौधा जो होता है वो किसी भी बांस के सहारे से ऊपर चढ़ता है, तो हाँ चढ़ता है। तो वो प्रतान जो होता है किसके प्रति संवेदनशील है? तो स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। अब इसमें भी एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि एक हम प्रतान है और इसके चारों तरफ से पौधा ऐसे लिपटा हुआ है, ठीक है, तो इसमें जहाँ पर टच किया हुआ है ना, यहाँ पर ही वृद्धि हार्मोन जो हो जाएगा ये कम हो जाएगा, और जो ये दूर वाला है ना ये और तेजी से बढ़ेगा। यानी कहता है कि स्पर्श किया हुआ क्षेत्र ज़्यादा तेजी से विकसित ना करता है, दूर वाला क्षेत्र जो होता है तेजी से विकसित होता है, और ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है जो प्रतनवा होता है। समझ में आई बात? तो इसके लिए हम क्या मारेंगे भैया? स्पर्श उद्दीपन उसको दिया गया है। ये मैथ था, 24% आयल था। ये मैथ था, 550/3πl था। ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, बाप रे बाप, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई का एक शंकु इसकी त्रिज्या के समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित इस ठोस का आयतन बताइए। कैसे कैसे निकाला आदमी। आगे चलते हैं। आगे ये जो है लोकल, मतलब कि अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा कि गठबंधन सैन्य हमला क्या होता है। गठबंधन सैन्य हमला होगा कि दो तीन देशों के बीच में एक वो होगा, मतलब कि मिलेगा, और ये लोग क्या करते हैं? गठबंधन सैन्य हमला करने का मतलब है कि ये लोग शस्त्र के बिंदु ज़्यादा रहते हैं ना। निशस्त्रीकरण करने का मतलब है क्या? पढ़िए डिफिनेशन, कुछ प्रकार के हथियारों का त्याग करना। तो ये नियंत्रण है, कुछ प्रकार को आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा हटा दे रहे हैं। नियमित आधारों पर राष्ट्रों के बीच में रक्षा मामलों पर सूचनाओं का आदान प्रदान की एक प्रक्रिया, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा विश्वास निर्माण आप कर रहे हैं, निर्माण आप कर रहे हैं, तो कैसा हो गया है? राष्ट्रों के गठबंधन जिसका उद्देश्य प्रतिरोध या बचाव, तो ये गठबंधन सैन्य हमला हो गया। बाप रे बाप। हथियारों का अधिग्रहण या विकास को नियंत्रित करना, तो निशस्त्रीकरण हो गया। आहिर ये ऐसू का हो जाएगा। अच्छा, हम इसका 4 के देखिए तो इसको सी के थ्री, बाप रे, सी के थ्री कितना गेल हथिन जा। आगे डी के 1 हो जाएगा जी, डी के 1 हो जाएगा, डी के 1 हो जाएगा। अब बाकी 4 का बी हो जाएगा, 4 का बी, ABCD, डी का क्या हो जाएगा? वो हो गया बी का 4 हो जाएगा, बी के 4, ये हो जाएगा आंसर। स्लो बता रहे हैं, क्या करिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है बहुसंख्यवाद बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व पर जोर देता है, जबकि सत्ता की साझेदारी विभिन्न समूहों के बीच सत्ता को बंटवारा देता है। हाँ, कहने का मतलब है कि जब आप देखिएगा कि अगर आप एक श्रीलंका के संविधान को पढ़िए ना भैया, श्रीलंका के संविधान को पढ़िएगा तो वहाँ पर ही 2 तरीके के हैं। एगो तमिल है, श्रीलंका में क्या है? तमिल है, ठीक है। अब एगो तेलुगु है, क्या है? तेलुगु है। तमिल और तेलुगु, तो इसके बीच में क्या हो जाता है? क्लैश होते रहता है। समझ में आई बात? और ये जो होता है ये बहुसंख्यक है, तो ये अपने आप को वर्चस्व में रखता है। लेकिन भारत को देखिए, भारत में हर तरह के धर्म के लोग हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है? सत्ता की साझेदारी है। जो वर्ग अपना प्रतिनिधित्व कायम करने में सक्षम नहीं है तो उनको आरक्षित क्षेत्र से बुलाया जाता है, आरक्षित क्षेत्र से बुलाया जाता है। और इस तरीके से भारत में सामुदायिक सरकार का भी गठन किया जाता है। सामुदायिक सरकार कहने का मतलब है कि एक ऐसी सरकार जिसमें विभिन्न धर्मों के जो प्रणेता होते हैं वो आते हैं, अपने अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। तो इस बार के दरोगा के मेंस में ना पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रॉपर्टीज है ना उससे बहुत क्वेश्चन पूछा है। आप टेंशन मत लीजिए, आपको अगर हम बताएंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेगी। अब एक चीज़ हमको बताइए, आप एक चीज़ देखिए, आपको सरकार बनाना है, आप सरकार बनाइए ना भैया, सरकार बनाइए। कैसे बनाइएगा? तो बनाइएगा स्वतंत्र उम्मीदवार द्वारा सरकार बनाना। आए हम आज चुनाव लड़के और उम्मीदवार न है जी, हम क्या हैं? उम्मीदवार हैं। हम जाके नॉमिनेशन भर देंगे तो हम सरकार बना लेंगे? नहीं। तो सरकार गठन के लिए केवल राजनीतिक दलों
के लिए आरक्षित है। ये कोई ज़रूरी है कि सरकार केवल राजनीतिक दल बना सकता है और कोई नहीं बना सकता है? तो नहीं। आगे देखिए, सरकार गठन के लिए निर्वाचित राजनीतिक दल, कहने का मतलब है कि अगर आप समझिएगा कि आप अभी उम्मीदवार हैं तो आप सरकार बना लीजिएगा, तो ये बात गलत हो गया ना। सरकार गठन करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है, यानी कि कोई राजनीतिक दल खाली हो जाएगा तो वो सरकार बना लेगा? नहीं बना लेगा। सरकार गठन के लिए निर्वाचित राजनीतिक दल तक सीमित है, यानी कि एक ऐसा राजनीतिक दल जो चुना गया है तो सरकार बना लेगा? नहीं बना लेगा। तो सरकार केवल निर्वाचित और बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल, तो हाँ, निर्वाचित हो और बहुमत हो तब सरकार बना ले तो भैया, हमरा क्या दिक्कत है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी में समाज में संघर्ष को रोकने में मदद मिलती है। हम तो आपको पहले ही बोले हैं कि भारत को देखिए, सभी धर्मों को अगर मिल रही है समानता, सभी लोग शासन में आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सत्ता की साझेदारी। सब लोग साझेदार बने हैं। सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न सामाजिक समूहों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, यानी संविधान सभा में, यानी कि संसद में बुलाया जाता है। हो हाशिए पर होने को कम किया जाए और समावेशिता को बढ़ावा जाए। हाशिए कहने का मतलब है कि जब आप कोई विकासगत नीति बनाते हैं तो कुछ क्षेत्र समुदाय जो होते हैं वो शेष रहकर वंचित हो जाते हैं, तो उसको हाशिए कहते हैं। समावेशिता कहने का मतलब है कि सबको मिलजुल कर लेकर चलने को समावेशिता कहते हैं। तो बतिया तो सही है, तो ये दोनों स्पष्टीकरण कर रहा है, क्या दिक्कत है। सी आगे अगला कह रहा है कि इसमें जो है भूतापीय उत्पन्न क्रम, कहने का मतलब है कि भूताप कैसे उत्पन्न होगा। अब भूताप उत्पन्न होगा तो एकरा में आप एक ऑप्शन देखिएगा कि इस भाप को उपयोग करके टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न किया जाता है, यानी कि 3 वाला लास्ट में होगा। अभी भाप कैसे आया भैया, तो इसको देखिए, यह इतना गर्म होता है। अभी कौन भैया, कौन? तो कहते हैं भूतापीय ऊर्जा इसलिए मौजूद है क्योंकि पृथ्वी की गहराई बढ़ने के साथ साथ उत्तरोत्तर गर्म होता है। अच्छा, पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं, गर्म होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। ऐसे क्षेत्र में भूजल चट्टानों से ऊष्मा अवशोषित कर लेता है और गर्म हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद यह इतना गर्म हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह पर उठता है और भाप में बदल जाता है। भतवा को पकड़ के अवेथी कर देते हैं, टरबाइन चलाते हैं, यानी 3 के पहले केवल 1 आएगा। यानी कि भाप था, भाप उठा और भाप को उठकर टरबाइन बना दिया, कनेक्ट हो गया हमारी भाप में बदल जाता है। तो फिर क्या करते हैं कि इस भाप का उपयोग करके बिजली बना देते हैं। पढ़िए ना लाइनवा को, अपने आप साउंड करेगा कैसे बनाया गया है। कहता है कि यह इतना गर्म होता है कि पृथ्वी की सतह पर आता है और यह क्या करता है कि यह भाप में बदल जाता है, और यह फिर इस भाप का उपयोग टरबाइन चलाकर और बिजली उत्पादन में किया जाता है। यानी कि 1 के बाद हमेशा 3 रहेगा। समझ में आई बात? जस्ट, और बिजली उत्पादन जो होता है वो लास्ट स्टेज हो गया था, खत्म हो गई बात। आगे महेश ने कपास उगाने के लिए कहा। कपास के लिए होता है वो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, चेनोजेम कहा जाता है। यह बेसाल्ट के अपरदन से होता है, ठीक है ना। यह दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। आगे नमी धारण कर आसानी अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बड़ा, ये इतना नमी धारण कर लेती है, सबसे ज़्यादा करती है। जल योजन के बाद पीली नहीं, ये लाल मिट्टी की प्रॉपर्टीज है। खागर और भांगर नहीं, ये जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति है। और ये जो है डोमेट मिट्टी, तो ये कौन आधार पर मिट्टी का प्रकार है। आगे चलते हैं, तो यह 1 जो हो जाएगा, यह 1 और 4 तक हम जा सकते थे, ठीक है ना। यह अच्छी जल निकासी वाली डोमट मिट्टी है। नहीं, जल निकासी होता ही नहीं है, यह क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो केवल 1। आगे इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बनाया हूँ जी, क्योंकि इधर हमको सब जो है ना कपासी वर्षा, कपासी मेघ वर्षा वगैरह में याद था, और इधर दे दिया है महाराज ऐसे करके, तो हमको नहीं समझ में आया अंग्रेजी, तो हम ऐसे मार लिए क्योंकि हम पंप हो गए थे। हम इतने प्रश्न का उत्तर सही मार लिए थे ना, हमको जहाँ तक बूस्ट था कि हम इधर ध्यान ही नहीं दिए। रेनियल ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? रेनियल ड्रेनेज सिस्टम होता है कि एक पहाड़ होता है, ये चोटी से जो होता है ना, इधर उधर चारों पट्टी अपना निकलता है, ठीक है। तो एक चोटी से निकलने वाली सहायक नदियों ढलान का पालन करते हुए नीचे की ओर बहती है और सभी दिशाओं में पानी जाती है, ठीक है। ड्रेनेज ड्रेनेज पैटर्न का एक अच्छा उदाहरण अमरकंटक। अमरकंटक में इन्हें सोन गया, इन्हें नर्मदा गया, इन्हें महानदी गया। ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम में नीलगिरी पहाड़ी भी शामिल है। तो इसके बारे में नहीं पता था जी हमको, तो हम सी छाट के और मतलब कि AB मार दिए। AB अगला है, एकरा में कहा कि जितना भी वन है उसको क्रम में, मतलब कि जितना भी है
मतलब रामसर साइड इसको क्रम में दर्शाइए और सबसे बड़ा से छोटा की तरफ दर्शाने को ही अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही का मतलब क्या, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा होता है सुंदरवन। सुंदरवन ई यानी कि ई पहले रहेगा, ई पहले एक एक गो में है, तो यही आंसर हो जाएगा, खत्म। इस आधार पर मेरा अभी देखिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ से कि कितना नंबर आएगा, लेकिन मेरे को संभावना है कि कम से कम अगर मेरे को भगवान 83 82 दे देना तब भी मैं खुश रहूँगा। लेकिन पेपर ऐसा था ना, देखिए कि वो इजी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है एक, है कि नहीं, वो अंतरिक्ष दिवस वाला। और भी एक दो प्रश्न थे जिसको और मैं बेटर, जैसे मैं वो दवा खाने वाला है उसको मैं आसानी से सोच सकता था। ना सोच पाना मेरी दुर्बलता का पहचान नहीं है, बशर्ते वो थोड़ा सा एग्जाम में प्रेशर ऐसा हो गया था, ठीक है। ऊपर से पेट वेट भी दर्द बहुत कर रहा था भाई, कैसे कैसे एग्जाम दिए हैं हम लोग। तो ये था मेरा पूरा जो है ये 100 प्रश्नों का डिस्कशन। और बाकी बाकी के टीचर्स का क्या राय रहता है और नहीं रहता है वो देखेंगे, ठीक है।